क्लास 8 के चैप्टर 3 कोयल एंड पेट्रोलियम में आपका स्वागत है। हम इस चैप्टर में कोयल और पेट्रोलियम के बारे में डिटेल में समझेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोयल यानी कोयला और पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ETC ये सब क्या होते हैं, ये सब कैसे बनते हैं। कोयल और पेट्रोलियम को जब हम जलाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी से हम ढेर सारे कामों को करते हैं। कोयला जला के बिजली बनाई जाती है, कोयला से कहीं कहीं खाना भी बनाया जाता है, पेट्रोल और डीजल से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरी दुनिया में हमारी जो भी एनर्जी की नीड है, जो भी ऊर्जा की ज़रूरत है, वो ज़्यादातर कोयला और पेट्रोलियम से ही पूरी हो रही है। हम कोयला और पेट्रोलियम की एनर्जी को निकाल के अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। पर ये कोयला और पेट्रोलियम एनर्जी कहाँ से आई, ये कोयला और पेट्रोलियम बनते कैसे हैं, हमें सब कुछ ठीक से बताइए प्लीज़, हमें इन सब के बारे में ठीक से नहीं पता है। ठीक है। आइए कोयला और पेट्रोलियम के साइंस में डुबकी लगाते हैं। मेरा नाम है रोहित और ये है सिलेबस विद रोहित। कोयला और पेट्रोलियम की कहानी चालू होती है सूरज यानी सन से। अर्थ पे जो भी एनर्जी आती है उसका सोर्स है सन। सन की एनर्जी अर्थ पे सनलाइट के रूप में आती है। सनलाइट लाइट एनर्जी है और ये लाइट एनर्जी अर्थ पे सारी जगहों पे आती है, लैंड पे भी और ओशंस में भी यानी समुद्रों में भी। अर्थ पे जब ये लाइट एनर्जी आती है तो अर्थ इस लाइट एनर्जी को पकड़ने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसे जीव बनाए हैं जो सन की इस लाइट एनर्जी को पकड़ सके। जमीन पर रहने वाले प्लांट्स और समुद्रों में रहने वाले जीव जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, ये दोनों तरह के जीव सन की लाइट एनर्जी को पकड़ सकते हैं। सूरज की एनर्जी को पकड़ने के लिए प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन दोनों को अर्थ ने यह शक्ति दिया है। इस शक्ति को क्लोरोफिल कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ओशन में जो मेन खाना है वो फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं और इन्हें छोटी मछली या छोटे जीव फिर इनको इनसे बड़ी मछली और ऐसे सारे समुद्रों के जीव अपना खाना खाते हैं। पर मेन सोर्स है फाइटोप्लैंक्टन समुद्रों में। जमीन पर रहने वाले प्लांट्स और समुद्रों में रहने वाले जीव जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, ये दोनों तरह के जीव सन की लाइट एनर्जी को पकड़ सकते हैं। अर्थ पे लगभग हर जगह ही पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। पानी यानी वाटर, जिसे H2O कहा जाता है क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटमों से मिलकर बनी है। ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे हर जगह ही मौजूद हैं। इसलिए जो प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन हैं, ये सन की लाइट एनर्जी को पकड़ के कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ देते हैं। इन्हें जोड़ने में एनर्जी लगती है और ये एनर्जी ये कहाँ से लेके आते हैं, ये जोड़ने की एनर्जी लेके आते हैं सनलाइट से। जब ये H2O और CO2 को एक साथ जोड़ते हैं तो इन्हें मिलता है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल C6H12O6 जिसे ग्लूकोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज को बैटरी जैसा समझिए जिसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है और ये सन की एनर्जी को ग्लूकोज के रूप में स्टोर कर लेते हैं। सन की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं और इस स्टोर की हुई एनर्जी से ही अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। इसी एनर्जी से हम, आप, एनिमल्स, बर्ड्स, बैक्टीरियाज, मछलियाँ, सब कुछ इसी स्टोर की हुई एनर्जी का यूज़ करके जिंदा रहते हैं। तो जो सन की लाइट एनर्जी है वो जब लैंड के प्लांट्स पे पड़ती है तो ये इस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं ग्लूकोज के रूप में। और ओशंस यानी समुद्रों में भी बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ये भी सन की लाइट एनर्जी को पकड़ के ग्लूकोज बना के स्टोर कर लेते हैं। लैंड पे रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स द्वारा स्टोर की हुई एनर्जी से बड़े होते हैं और ओशन में इन फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा स्टोर की हुई एनर्जी का यूज़ करके ओशन के फिशेस और दूसरे जीव जिंदा रहते हैं।
फिर जब ये जीव मर जाते हैं, कोई भी जीव लैंड पे रहने वाला हो या ओशन में रहने वाला, तो हमारी अर्थ पे बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है, जैसे बैक्टीरियाज, फंगस, ईटीसी, अर्थवॉर्म। ऐसे ये इस स्टोर की हुई ग्लूकोज की एनर्जी को तोड़ के इसमें से एनर्जी निकाल लेते हैं। ये ग्लूकोज में जो सन की एनर्जी होती है उसे निकाल लेते हैं। जब आसपास ऑक्सीजन मौजूद होती है तो ये डिकम्पोजर्स इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन को थोड़ी सी अपनी एनर्जी का यूज़ करके ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन की एक बड़ी खास बात है, जब भी आप किसी चीज़ से ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो उस चीज़ की एनर्जी बाहर निकल जाती है। जैसे हमें भी अपने खानों में मौजूद एनर्जी का यूज़ करना होता है, इसलिए हम सांस लेते हैं, और जब ऑक्सीजन सांस लेने से खानों से जाके जुड़ जाती है तो खाने की एनर्जी निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, जिससे हम अपने बाकी के काम करते हैं। तो ये छोटे डिकम्पोजर्स ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी का खर्च करते हैं, और बदले में जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से जुड़ जाती है तो इनको ढेर सारी एनर्जी मिल जाती है। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इस ग्लूकोज से जोड़ के इस ग्लूकोज के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती है उसे निकाल लेते हैं, और एनर्जी निकालते ही ये पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बना था वो वापस हवा में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इस ग्लूकोज वाली एनर्जी को दो तरह से लूटते हैं, एक जब इनके पास ऑक्सीजन मौजूद है और दूसरा जब इनके पास ऑक्सीजन मौजूद न हो। पहले में जब इनके पास ऑक्सीजन होती है तो डिकम्पोजर्स ऑक्सीजन को इस ग्लूकोज से जोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन के जोड़ने से ये पूरा ग्लूकोज जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है टूट जाता है। इसे एरोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, और इसमें इनको ग्लूकोज में स्टोर्ड की हुई पूरी एनर्जी मिल जाती है। एरोबिक मतलब एयर यानी ऑक्सीजन के मौजूदगी में, एयर ओबिक। जो दूसरा तरीका होता है उसमें इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है जिसे जोड़ के ग्लूकोज की पूरी एनर्जी को ये ले पाए, तो ये बिना ऑक्सीजन के ही इस ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने पे इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है और कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसकी एनर्जी चली जाती है, जैसे मीथेन यानी CH4, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड या बाकी के मॉलिक्यूल्स में। मतलब बिना ऑक्सीजन के ये इस पूरी एनर्जी को निकाल नहीं सकते हैं। हमारी अर्थ पे लगभग हर जगह ही ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए जब भी कोई जीव, पेड़ पौधे या कुछ और मरते हैं तो उनके शरीर में स्टोर की हुई एनर्जी को डिकम्पोजर्स खा के ख़त्म कर देते हैं। पर अर्थ पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ना बराबर ऑक्सीजन होता है, और इसलिए ऐसी जगहों पर मरने वाले जीव या गिरने वाले पेड़ पौधों की एनर्जी डिकम्पोजर्स पूरी तरह से नहीं निकाल पाते हैं। जैसे दलदल वाली जगहों में ऑक्सीजन कम होता है, ऐसी जगहों को वेटलैंड्स या स्वैम्प्स भी कहा जाता है। और जब इनमें पेड़ पौधे टूट के या सूख के गिर जाते हैं तो इनकी पूरी एनर्जी कोई नहीं ले पाता है या थोड़ी सी ले पाते हैं। समुद्रों में भी ऐसी जगहें हैं जो बहुत गहरी हैं, और गहराई के वजह से बहुत नीचे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, ना बराबर। और ऐसे डीप ओशन में जब फाइटोप्लैंक्टन या दूसरी मछलियाँ मर के गिरती हैं तो उनकी एनर्जी भी डिकम्पोजर्स नहीं ले पाते हैं, और यही एनर्जी जो डिकम्पोजर्स नहीं ले पाते हैं करोड़ों सालों में कोयला और पेट्रोलियम में बदल जाती है। जितने भी एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हैं, यानी ऐसी जगहें जहां ऑक्सीजन कम है या ना बराबर है, वहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी करोड़ों सालों में कोयला और पेट्रोलियम में बदल जाती है। अब हम एक एक करके कोयला और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं इनके बारे में समझते हैं। कोयले से शुरुआत करते हैं। देखिए, नेचर में जहाँ दलदल या रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे जब पेड़ पौधे, जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म गिरते हैं, मरते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन कम होती है। इसलिए डिकम्पोजर्स इन ऑर्गेनिजम्स के ग्लूकोज की पूरी एनर्जी नहीं निकाल पाते हैं। धीरे धीरे लाखों सालों तक ये मरे हुए पेड़ पौधे और जानवर नीचे दबते जाते हैं। धरती पर हमेशा धूल मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, जो इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को और ज़्यादा दबा देती है।
दबने से ये पेड़ पौधे और जानवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और गर्मी पड़ती है और इस प्रेशर और गर्मी के कारण ये दबने लगते हैं और करोड़ों सालों तक धीरे धीरे दबते दबते ये कोयला बन जाते हैं। जो एनर्जी पहले ग्लूकोज में थी वो सब अब कोयला में इकट्ठी हो जाती है। जितना ज़्यादा प्रेशर और गर्मी होती है उतनी ही अच्छी क्वालिटी का कोयला बनता है। अगर प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा हुआ और थोड़े से चेंजेस और हो जाते हैं तो ये मरे हुए पेड़ पौधे हीरा भी बन सकते हैं, पर ये जल्दी नहीं होता है। करोड़ों सालों के प्रोसेस में ज़मीन में बहुत सा कोयला बना हुआ है और हम ज़मीन को खोद के कोयला को निकाल लेते हैं और इसे जला के यानी ऑक्सीजन से जोड़ के इसके अंदर जो मौजूद एनर्जी होती है उसे यूज़ करके अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। पहले ये दबे हुए पेड़ पौधे पीट बनते हैं। ये पीट एक नाम है जो कोयला बनने का पहला स्टेज होता है। फिर और ज़्यादा प्रेशर और गर्मी से ये लिग्नाइट में बदल जाते हैं जो उससे थोड़ा बेटर क्वालिटी का कोयला है। फिर ये जो लिग्नाइट है इस पे और प्रेशर पड़ता है तो ये बिटुमिनस कोयल बनता है जो और भी अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है और अंत में सबसे अच्छी क्वालिटी का हमें एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। तो जितना प्रेशर बढ़ता है ये ग्लूकोज उतनी अच्छी क्वालिटी के कोयल बनते हैं। पेड़ पौधों को कोयला बनाने के इस प्रोसेस को कोयलिफिकेशन कहते हैं। कोयलिफिकेशन। हम इस कोयले को तो जला के एनर्जी निकालते ही हैं, हम इसके अलावा इससे 3 तरह की चीज़ें और बनाते हैं। इस कोयले को जब हम और गर्म करते हैं बिना ऑक्सीजन के तो हमें 3 तरह की चीज़ें और मिलती हैं। बिना ऑक्सीजन के हम इन्हें क्यों हीट करते हैं? क्योंकि अगर ऑक्सीजन के मौजूदगी में हीट करेंगे तो इसकी पूरी एनर्जी ही निकल जाएगी, ये जल जाएगा। हम इस कोयले की एनर्जी को रिफाइन करते हैं। जब कोयले को 1000 या 1100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। जो सॉलिड मिलता है वो है कोक जो हाई क्वालिटी कार्बन होता है। जो लिक्विड मिलता है वो है कोयल तार और जो गैस मिलती है वो है कोयल गैस। ये तीनों प्रोडक्ट्स कोयले से बने हुए होते हैं, मतलब एनर्जी तीनों में होती है। जब भी कोयल या किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को बिना ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा गर्मी दी जाती है जैसे इस प्रोसेस में हो रहा है तो तब इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन। इन तीनों चीज़ों के यूज़ अलग अलग हैं, इनका इस्तेमाल अलग अलग होता है। जैसे कोयल गैस जो एक तरह की गैस होती है और इसका यूज़ होता है फ्यूल में, लाइटिंग में और हीटिंग में। फ्यूल क्योंकि इसमें एनर्जी होती है जो हमारे स्टोव और हीटर को जलाने में काम आती है। लाइटिंग जब इस गैस को स्ट्रीट लैंप्स में जलाते हैं तो रोशनी होती है जैसे पुराने ज़माने में होती थी। पहले पुराने ज़माने में जो लैंप्स होते थे वो कोयल गैस से ही जलाए जाते थे। हीटिंग जब इस गैस को रेडिएटर या बॉयलर में जलाते हैं तो घर को गर्म रखती है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है। जो कोयल तार होता है ये गाढ़ा काला लिक्विड होता है ये, और इसके भी बहुत यूज़ हैं जैसे डाई में, एक्सप्लोजिव्स में, पेस्टिसाइड्स में, वाटर प्रूफिंग में, केमिकल्स में। डाई में जो इसका यूज़ है वो रंग बनाने में है क्योंकि इसमें रंग बनाने वाले केमिकल्स होते हैं जो कपड़ों और इंक में इस्तेमाल होते हैं। एक्सप्लोजिव्स बनाने में क्योंकि इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पटाखे और बॉम्ब्स बनाने में काम आते हैं। पेस्टिसाइड यानी कीट मारने वाली दवाई बनाने में क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खेतों में कीड़ों को मारते हैं। वाटर प्रूफिंग यानी पानी रोकने वाली चीज़ें बनाने में जैसे कि बिल्डिंग्स और बोट्स को पानी से बचाने के लिए यूज़ होता है। जो पुरानी नावें अगर आपने देखी होंगी तो आप जो लकड़ी की होती है वो नीचे काला होता है उसके, वो आपका वाटर प्रूफिंग में यूज़ किया जाता है, वो कोल तार है। केमिकल्स बनाने में भी कोल तार का यूज़ होता है क्योंकि इसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो प्लास्टिक और पेंट्स बनाने में काम आते हैं। जो कोक होता है वो एक सॉलिड ग्रे रंग का होता है
और इसका यूज़ फ्यूल, स्टील, कास्ट आयरन और मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में होता है। फ्यूल, क्योंकि कोक को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जलाने में बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। ये फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। ये प्योर है, आपका प्योर कार्बन। जो स्टील बनाने में भी कोक को हम यूज़ करते हैं, भट्टे में डालते हैं। ये आयरन से जो गंदी, जो काम की चीज़ें नहीं हैं, उनको निकालने में मदद करता है और स्टील बनाता है। कास्ट आयरन यानी लोहा बनाने के लिए भी कोक का यूज़ होता है। ये आयरन को पिघलाने और मोल्ड यानी सांचा में डालने के लिए ज़रूरी जो गर्मी होती है वो प्रदान करता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस मतलब धातु से मेटल निकालने का। मिट्टी से अगर आपको मेटल निकालना है, लोहा, तो ये ऐसे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, काफ़ी प्रोसेसेस में कोक का इस्तेमाल होता है, जो मेटल को उसके ओर यानी कच्ची धातु से अलग करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम भी कोयला के जैसे ही बनता है, बस अंतर ये है कि जीव जमीन में नहीं दबते बल्कि समुद्र में दबते हैं। पेट्रोलियम समुद्र में बनता है। जब छोटे समुद्री प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन और दूसरे जीव मर जाते हैं तो वो समुद्र की गहराइयों में नीचे चले जाते हैं। वहाँ ऑक्सीजन कम होता है क्योंकि बहुत गहराई है, इसलिए डिकम्पोजर्स उनकी ग्लूकोज वाली एनर्जी पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं। धीरे धीरे इन मरे हुए जीवों पर बालू, धूल और दूसरी चीज़ें गिरती रहती हैं जो उन्हें दबा देती हैं। समुद्र में पानी और बालू का बहुत वजन होता है, इसलिए वहाँ बहुत प्रेशर होता है। जितना वजन उतना प्रेशर। करोड़ों सालों तक ये जीव दबते रहते हैं और इस हाई प्रेशर और गर्मी से पेट्रोलियम बन जाते हैं। कुछ ग्लूकोज जो इन जीवों की होती है वो गैस में भी बदल जाती है, जिसे नेचुरल गैस कहा जाता है। नेचर से मिली हुई गैस नेचुरल गैस। और जब इसको कंप्रेस करते हैं तो इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी कहा जाता है। तो ये जो हमारा पेट्रोलियम बना, इसके दो हिस्से होते हैं। एक गैस जो हमें छेद करते ही मिल जाती है, सीएनजी, और दूसरा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को नीचे से पाइप की मदद से छेद करके खींच के निकाला जाता है और फिर इसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करना मतलब छानना। जब क्रूड ऑयल को छाना जाता है हीट का यूज़ करके, तो इसमें से जो चीज़ें हैं सबको अलग हो जाती हैं और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी, रोड बनाने वाला डामर, जिसे इंग्लिश में बिटुमिन कहा जाता है, जैसी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। इस क्रूड ऑयल को भी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही गर्म किया जाता है। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है बताइए? इसे कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। कोयले से भी इसी कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से ही कोयल गैस, कोल तार और कोक बनाई जाती है। याद है ना आपको? इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर इन्हें गर्म किया जाता है और ऐसा करने से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। इस क्रूड ऑयल को 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर गर्म करने से इस क्रूड ऑयल से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलती है, जो सिलेंडर में भर के हमारे घरों तक आती है खाना बनाने के लिए। 25 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करने पे हमें पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल को दूसरे देशों में गैसोलीन भी कहा जाता है। हॉलीवुड की मूवीज़ में आपको गैसोलीन सुनने को मिलता होगा। वो पेट्रोल का ही दूसरा नाम है। फिर ऐसे ही टेम्परेचर के रेंजेस हैं, किस किस टेम्परेचर के बीच में गर्म करने पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही आपको इसमें से नैप्था मिलता है। नैप्था को थिनर भी कहा जाता है। थिनर तो आप जानते ही होंगे। पैराफिन भी होता है। पैराफिन मतलब मोमबत्ती का वैक्स। डीजल आप जानते होंगे, फ्यूल है। डीजल आप जानते होंगे, ये है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल गाढ़ा और भारी होता है और इसका यूज़ जहाज़ों को चलाने में किया जाता है, पानी वाली जहाज़ और हवाई जहाज़ दोनों में। लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलता है हमें, जैसा नाम वैसा काम। ये इसका काम लुब्रिकेट करना होता है, मुलायम करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इन सब के निकल जाने के बाद बचता है बिटुमेन यानी डामर, जिनसे रोड बनाई जाती है। जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ये भारी होने लगते हैं। एनसीईआरटी में एक टेबल भी दी है कि पेट्रोलियम के अलग अलग चीज़ों के क्या क्या यूज़ हैं। एलपीजी का यूज़ है घरों और इंडस्ट्रियों के फ्यूल के रूप में, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री।
पेट्रोल का यूज़ है मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में। केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का यूज़ है फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट्स में। डीजल का यूज़ है फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ है लुब्रिकेशन में। पैराफिन वैक्स का यूज़ है ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन etc में। और बिटुमेन का यूज़ है पेंट्स और रोड बनाने में। कोयला और पेट्रोलियम मरे हुए जीवों से मिलता है, उन्हें उनके फॉसिल से मिलता है, इसलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। हमारे आसपास जो नेचर की चीजें हैं जिन्हें नेचुरल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला है इनएग्जॉस्टिबल यानी कभी खत्म न होने वाले, और दूसरे हैं इनएग्जॉस्टिबल यानी खत्म हो जाने वाले। कोयला और पेट्रोलियम लैब में या आर्टिफिशियली नहीं बनाए जा सकते हैं, और अगर ये खत्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि करोड़ों सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए इन्हें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, मतलब नेचर की वो चीज़ जो खत्म हो सकती है। नेचर में बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, जैसे हमारी सनलाइट या एयर। इन सबको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स भी कहा जाता है। हमारा पानी जो फ्रेश वाटर और ओशन वाटर है, दोनों को मिला के भी क्या है, ये इनएग्जॉस्टिबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ना ख़त्म होने वाले नेचर के संसाधन है ये। इसके साथ आपका चैप्टर कोयल एंड पेट्रोलियम खत्म हुआ। अगर आपके मन में कोई सवाल, डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। रिस्पांस अच्छा आएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तो समय निकाल के दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर करने की कोशिश करूंगा। आइए अब एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। CNG और LPG का यूज फ्यूल के रूप में करने के क्या क्या फायदे हैं। देखिए CNG के क्या फायदे हैं। इट इज लेस पॉल्यूटिंग देन अदर फ्यूल्स, इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, इट इज यूज्ड डायरेक्टली फॉर कुकिंग इन होम्स एंड फॉर हीटिंग इन फैक्ट्रीज, राइट। LPG का क्या यूज है, ये भी अच्छा फ्यूल होता है। इट इज अ क्लीनर फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, और इट बर्न्स मोर एफिशिएंटली एंड प्रोड्यूसेस लेस स्मोक। क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड्स बनाने के लिए क्या यूज होता है जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, ये है हमारा बिटुमेन, हमने इसके बारे में पढ़ा। सो द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग रोड्स इज बिटुमेन, BITUMEN। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। ये कैसे बनता है और इस प्रोसेस का क्या नाम है। हमें पता है कि ये हमारा डायग्राम है जिसमें कोयल का फॉर्मेशन होता है, जो कोयल के फॉर्मेशन को बता रहा है। ये सिर्फ आपके लिए, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, आप नहीं बना सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, ये आपके समझने के लिए है। तो इसका आंसर होगा कि पहले हम ये बताते हैं कि कोयल कैसे बना। Millions of years ago, dense forests in low-lying wetland areas got buried under soil due to natural processes like flooding. कि मिलियंस सालों पहले जो घने जंगल थे, ऐसी जगहों में जहाँ पानी था, वेटलैंड था, वो मिट्टी के अंदर दब गए। मान लीजिए कि बाढ़ आए या धूल मिट्टी, इससे ये दब गए। As more soil piled up over the buried forests, the dead plants got compressed. जैसे जैसे मिट्टी इनके ऊपर बढ़ती गई, ये जो दबते हुए फॉरेस्ट थे ये कंप्रेस होते गए। With high pressure and high temperature, these dead plants slowly turned into coal. और बहुत प्रेशर और बहुत टेम्परेचर की वजह से ये जो मरे हुए प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोयला बन गए। और इस प्रोसेस का क्या नाम है, जिस प्रोसेस में कोयला बनेगा उस प्रोसेस का नाम है कोयलिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये है, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। तो हमें 3 फॉसिल फ्यूल आपके बुक में दिए हैं, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस।
अगला है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिफाइनिंग। अगला पार्ट है लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, कम से कम पोल्यूशन करने वाले फ्यूल का क्या नाम है गाड़ियों के लिए? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने ऑटोज वगैरह देखी होंगी अपने घर के आसपास या शहरों में अगर आप रहते होंगे तो, जिस पे लिखा है कि ये CNG से चलने वाली है क्योंकि ये पोल्यूशन कम करती है। अब ट्रू फॉल्स है अगला आपका, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या फॉसिल फ्यूल को लेबोरेटरी में आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, करोड़ों साल लगते हैं, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, हम आर्टिफिशियली इनको नहीं दे सकते हैं। अगर दे भी दिया हमने और कोयला बना भी दिया तो जो कोयला में एनर्जी होगी उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी मेड इन द लेबोरेटरी, आपका फॉल्स है। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, ये बात आपकी गलत है। CNG एक अच्छा फ्यूल होता है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये सही है। कोक हमारा जब कोयले को हीट किया जाता है तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो सॉलिड चीज़ होती है वो हमारा कोक होता है और ये प्योर कार्बन होता है, ये ट्रू है आपका। कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ये आपका ट्रू है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसमें डाई बनता है, हमारे परफ्यूम बनते हैं, दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं, इनमें बहुत कुछ होता है। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, केरोसिन है भाई फॉसिल फ्यूल, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको बताना है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं, ख़त्म हो जाने वाले। तो हमें पता है क्योंकि ये नहीं बनाए जा सकते हैं कुछ समय में। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज because they are found in limited quantities on earth. They take millions of years to form from the remains of dead plants and animals. Once we use them up, they cannot be quickly replaced and we might run out of them. इसलिए ये exhaustible natural resources हैं। अगला क्वेश्चन 7वां है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। कोक का जो कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, इसका यूज़ क्या होता है, मतलब दिखता कैसा है और यूज़ क्या है, ये बताना है। तो कोक कैसा होता है? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये मजबूत होता है, इसमें छेद होते हैं, पोरस मतलब छेद होना, और ये काला होता है या ग्रेइश होता है, और ये ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है। मतलब सिर्फ इसमें कार्बन 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 ही आपको रहेगा, बाकी इसमें बाकी के जो एटम्स हैं वो बहुत कम होते हैं, ना बराबर। इसका क्या यूज़ है कोक का? कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। इसको स्टील के मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको जो मेटल्स हैं, जो जैसे कि लोहा, तांबा, इनको अगर ज़मीन से निकालना होता है, ऐसे मेटल्स को, या इनको और छान के प्योर फॉर्म में लेके आना होता है, तो वहाँ भी हमें कोक का यूज़ होता है, कार्बन का। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। हमने कोयला के बारे में पढ़ लिया, अब इन्होंने पूछा पेट्रोलियम के बारे में बताइए कि कैसे ये बनता है। तो आइए इसको भी करते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम टाइनी ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। ये छोटे जीवों से बना है जो समुद्र में रहते हैं। When these organisms died, जो जब ये मर गए, their bodies settled at the bottom of the sea and were covered by layers of sand and clay. जब ये मर गए तो इनकी जो शरीर थी, जो इनकी लाश थी, वो नीचे समुद्र के नीचे डीप ओशन में गिर गई और ये दब गई बालू और मिट्टियों से। और मिलियंस ऑफ ईयर्स without air and under high pressure and temperature, these dead organisms slowly transformed into petroleum and natural gas. और मिलियंस सालों के बाद बिना हवा के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ये दबे हुए मरे हुए जो जीव थे वो धीरे धीरे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। लास्ट क्वेश्चन है आपके बुक का। The following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the years on the y-axis and the year on the x-axis.
आपको अगर ग्राफ बनाना आता होगा तो ये बहुत आसान सवाल है। अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना आता तो इसमें इन्होंने दिया है कि आपको ऐसे 2 लाइन खींचनी है। देखिए मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। और जो ऊपर वाली लाइन रहेगी यहाँ पे आपको शॉर्टेज लिखना है, ब्रैकेट में % लगाना है। और ये जो आपकी नीचे वाली लाइन है जो एक्स एक्सिस है हमारी, हमें इस पर ईयर लिखना है कि 1991 में कितना था, 1992 में कितना था, 1993 में कितना था। और ये जो आपका शॉर्टेज है ये % में लिखना है 7, 8, 9, क्योंकि जब आप टेबल देखेंगे तो देखिए ये टेबल में आपको क्या है, सीरियल नंबर, ईयर और शॉर्टेज जो % है, कितना घाटा हुआ, कितना कम था। करने के बाद जो इसमें आपका पॉइंट दिया है, पॉइंट को हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1991 में कितना था, 1991 में 7.9 था, 1992 में 7.8 था। ऐसे हम यहाँ पे एक बना देंगे और फिर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। बस यही है आपका। इसके साथ आपका चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम ख़त्म हुआ। साइंस समझने और देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।